हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। ओके, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है वो क्लास 11th में भी दिया गया है और क्लास 12th में भी दिया गया है। ठीक है ना। तो क्लास 11th में हम क्या पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन में, और क्लास 12th में क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि दोनों जगह पर जब हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है ना। ऑब्वियसली ये बात तो बड़ी अच्छे से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो क्लास 11th की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, क्लास 11th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं व्हाट इज रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, व्हाट इज रिलेशन एंड फंक्शन, ये रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। और क्लास 12th की अगर हम बात करें तो क्लास 12th में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। इन दोनों में ये डिफरेंस रहेगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो ये तो हमने आपको बताया कि क्लास 11th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन को डिफाइन करने से पहले, ठीक है ना, यानी कि रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले हमें और क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। रिलेशन एंड फंक्शन को डिफाइन करने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रिलेशन एंड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, और उससे भी पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर। ओके, ऑर्डर्ड पेयर। तो सबसे पहले नंबर 1 हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसको। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, नंबर 1 ऑर्डर्ड पेयर, नंबर 2 उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और नंबर 3 आपका रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद हम रिलेशन और फंक्शन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में मैं डिफाइन करूंगा आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, आई होप कि ये चीजें जो आपको हैं वो समझ में आ रही होंगी कि हम किस सीक्वेंस रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 ऑर्डर्ड पेयर, नंबर 2 हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और नंबर 3 हमारा आता है और रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, जरूरत पड़ने वाली स्पेस की, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना ले रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या? ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर में आपको बता दूं, ये टर्म्स ऐसा नहीं कि आप पहली बार सुन रहे हैं। आई होप कि क्लास 9th और 10th में आपने ये टर्म सुना होगा। चैप्टर था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या था चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कई बच्चों को अभी भी याद नहीं आया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम इस तरह से नंबर्स लिखा करते थे, 2,3 या 5,6 या -2,-3। इस तरह से हम नंबर्स लिखते थे, 2,3 है या 5,6 है या -5-3 है, जो भी आपका है। ठीक है ना, या 2,-3 है, इस तरह से हम नंबर्स लिखा करते थे। ये नंबर्स ही हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इन नंबर्स को ही हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ओके, ऑर्डर्ड पेयर का रोल क्या है, ये कैसे हम आपको बता दें, नोटिस में आया कि क्या रोल प्ले करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जनरली हम आपको बता दें, अभी तक कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन, अब जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट रख दिया, ठीक है ना, अब इस पॉइंट को बताना है ये पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ओरिजिन जो हमारा है उसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट। ठीक है ना, तब हमें ये पॉइंट जाकर मिलेगा। यानी किसी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हमें जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर की अगर मैं डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि क्या डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं इसमें, तो वो लिखिए 2 नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी listed in a specific order such that ए कॉमा बी। इस तरह से आप लिखिए। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम बी कॉमा ए नहीं लिख सकते, बी कॉमा ए, ऑब्वियसली आप बी कॉमा ए भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, ए कॉमा बी लिखिए या बी कॉमा ए लिखिए, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, बट ए कॉमा बी भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा और बी कॉमा ए भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है ना, अभी इसके आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ए कॉमा बी या बी कॉमा ए क्यों इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, सच दैट ए कॉमा बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको जो है वो समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, इन जनरल मैं आपको बता देता हूं, इन जनरल क्या, ये तो है ही आपका ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, यानी ए बी बी ए के इक्वल नहीं हो सकते। बट ध्यान रखिएगा,
अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, जरा यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि मैंने कोई एक पॉइंट लिया, एक्स एक्सिस पे 2 की डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे 3 की डिस्टेंस, तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर 2,3, ठीक है ना, ये 3 हो गया आपका। बट अगर हम एक्स एक्सिस पर 3 की डिस्टेंस ले लेंगे, हमारा 3 है, वाई एक्सिस पर अगर हम 2 की डिस्टेंस लेते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,2। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2,3 जो है और वो 3,2 ये अलग अलग पॉइंट को लोकेट कर रहा है, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट्स को लोकेट कर रहा है। सो दैट्स वाई 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2। आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, तो नोट करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं किस तरह से। नोट नंबर 1, ए कॉमा बी ऊपर लिखा था मैंने, फिर से लिख दे रहा हूँ, इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। बट ये भी ध्यान रखना है आपको कि ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए। कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ए कॉमा बी इक्वल नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या। सपोज दैट मैंने कोई ऑर्डर पे लिखा 2 कॉमा सपोज, ठीक है ना, 2,2। अब इसको मैंने रिवर्स करके लिख दिया, ठीक है ना, ये 2 जो है वो पहले लिख दिया और ये जो 2 था, ठीक है ना, जो बाद में लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये मैंने बाद में लिख दिया। तो अब तो ये तो इक्वल हो गया। आप कहेंगे सर आपने तो मना किया था, मैंने कलर चेंज यहाँ पर इसलिए किया कि आपको समझ में आए। ये वाला 2 मैंने इधर लिख दिया है और ये वाला जो 2 है मैंने राइट में लिखा है, ठीक है ना, राइट वाला लेफ्ट में। तो 2,2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यानी कि अगर दोनों नंबर सेम है तब तो ये इंटरचेंज करने पर इक्वल हो जाएगा, बट अगर दोनों नंबर सेम नहीं है तो फिर ये इक्वल नहीं होगा। इसको आपको समझना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो एक नोट लगा दिया था कि ए इज नॉट इक्वल टू। नंबर 2, इक्वलिटी ऑफ, इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि कब दो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल होंगे। इसको जरा आप समझिए। अगर हमने क्या किया, ए कॉमा बी जो है वो बी को सी कॉमा डी के इक्वल ले लिया, ठीक है ना, ए बी सी डी के इक्वल, तो ये तभी इक्वल हो सकता है। आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी, ठीक है ना। यानी ये वाला नंबर इस नंबर के इक्वल होना चाहिए आपका, और जो सेकंड वाला नंबर हमारा जो है यानी बी जो है वो डी के इक्वल होना चाहिए, तभी ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा, इसका यूज हम किस तरह के क्वेश्चंस में करते हैं वो थोड़ा सा आपको मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर एक समझा देता हूँ, ठीक है ना। हमने लिखा यहाँ पर इफ a minus 1 comma 2b minus 3 इक्वल टू 5 comma 6, ठीक है ना, फाइंड a एंड आपको ये फाइंड करना है। तो बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है, मैं आपको बता दूं, a माइनस बी इक्वल टू 5 comma 6 है। ये इक्वल तभी हो सकता है जब a माइनस 1 की वैल्यू आपकी जो है वो 5 के इक्वल हो जाए एंड 2b माइनस 3 जो है वो आपका 6 के इक्वल हो जाए। यानी अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं a इक्वल टू 6 हो जाएगा अगर कैलकुलेट आप करेंगे यहाँ से, और b इक्वल टू ये 9/2 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर। कंपेयर अगर करेंगे यानी a के प्लेस पर 6 रखेंगे, b के प्लेस पर 9/2 लिखेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5 6 के इक्वल हो जाएगी। और हम जानते हैं पहले जैसे आपको इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स में बताया, ये वैल्यू इसके इक्वल और ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो इक्वल कब होगा, जब हमारा a 6 के इक्वल होगा और b a 6 के इक्वल होगा और v 9/2 के इक्वल होगा। आई होप कि ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करके स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में जब तक मैं अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ आप लोगों से कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में एक वर्ड यूज हुआ है आपका सेट, ठीक है ना। क्या यूज हुआ है आपका वर्ड सेट, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेट का यूज इसमें होना है। यस, इसमें जो है वो सेट का यूज जो है वो है, ठीक है ना। और सेट्स के बारे में मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है पहले से अब पढ़ा हुआ है। ओके, चलिए यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को डिफाइन करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, ठीक है ना। एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
सपोज दैट हमने यहाँ पर एक सेट कंसीडर किया 1, 2 और दूसरा सेट भी लिया यहाँ पर A, B, C। अब हम इन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट हम क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। इसको प्रोडक्ट ऑफ सेट्स भी तो बोल सकते थे, यस बोल सकते थे। इसको आपको समझ में आएगा जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, ए बी सी, देखिए आप जरा प्रोडक्ट किया। अब 1 का अगर हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 1A नहीं लिखते हैं, इसको 1, A लिखा जाता है, ठीक है ना, एज ए ऑर्डर्ड पेयर 1, A। फिर 1 का बी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, B, और 1 का अगर हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, C। आपको याद रखने वाली बात इसमें यह है कि अगर हम 1 का मल्टीप्लाई ए के साथ कर रहे हैं तो 1 आपका लेफ्ट में है तो यहाँ पर लेफ्ट में लिखा जाएगा, और ए आपका राइट में है तो राइट में लिखा जाएगा। इसके प्लेस पर आप A, 1 नहीं लिख सकते, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। A, 1 लिखेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा आपका। इसी तरह से 2 का मल्टीप्लाई अगर हम ए के साथ करेंगे तो 2, A, 2 का बी के साथ करेंगे 2, B, और 2 का अगर हम सी के साथ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, C। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं कि ए क्रॉस बी में, ठीक है ना, ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स है वो आपके ऑर्डर्ड पेयर है, और ऑर्डर्ड पेयर आपको ध्यान होगा कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन को दिखाते थे, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन की बात आ रही है यहाँ पर, तो कार्टेशियन प्लेन है तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, और कोई रीजन नहीं है इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलने का, वो रीजन आपका यही है यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें हम V, A का हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, V, A। V आपका ABC, सॉरी, और क्रॉस A आपका 1, 2। इसको भी अगर मुझे प्रोडक्ट करना हो तो यहाँ पर देखिए A, 1, A, 2, A का 2 गया, फिर B का 1 के साथ V1, B का 1 के साथ, फिर B का 2 के साथ यहाँ पर, तो V, 2। और इसी तरह से C का अगर हम करेंगे तो C1 एंड C, 2, ठीक है ना, ये यहाँ पर C, 2, ठीक है ना, C, 2 ये बन गया आपका। अब यहाँ पर इन जनरल आपका A, B जो है नोट करके भी आप लिख सकते हैं। A, B जो है वो B, A के इक्वल नहीं होता। यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आप एलिमेंट्स यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर 1A और यहाँ पर A1 है, ठीक है ना। अगर कोई एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो जाएगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा सेट आपका। यहाँ पर तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इसके और इसके वो डिफरेंट ही है आपका। 1, A, 1 के इक्वल तभी हो सकता है जब A की वैल्यू 1 हो जाए, तो वो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि इक्वल टू 1 हो। ये तो ये रहेगा, A की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि A, B जो है वो B, A के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। मैं आपको बताऊं कि डेफिनेशन हम जो है वो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है, गिवन टू सेट्स, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी सेट्स, ये भी ध्यान रखना है आपको। नॉन एम्प्टी सेट्स, यहाँ पर एक वर्ड है आपका नॉन एम्प्टी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। सेट्स में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है ना, यानी A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इससे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको डिनोट A क्रॉस B से किया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी वो किसका सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स का, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स A एंड ओके। ए और बी के और एलिमेंट है। इस सारे स्टेटमेंट को अगर नोटेशन फॉर्म में मुझे लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए क्रॉस बी यानी दैट इज ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो A, B होंगे, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे होंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर जो होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, यानी A बिलोंग्स टू A, और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। इस डेफिनेशन को आपको जो है वो याद रखना है, फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है ना,
एग्जाम्पल इसके बाद नोट कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल पहले बता दिया था। यहाँ पर जरा आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर जो मैंने ये लिखा हुआ है, जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पर, फर्स्ट फर्स्ट, ये आपके जो भी फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के हैं, ऑब्वियसली 1 और 2 ही है, और 1 और 2 जो है वो फर्स्ट जो प्रोडक्ट का जो सेट है इससे बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा सेट ए है, ठीक है, उसमें 1, 2 ही एलिमेंट है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि जो सेकंड एलिमेंट आपके दिए गए हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ सेकंड एलिमेंट को, ए क्रॉस बी के, देखिए जरा यहाँ पर तो मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ए बी सी और ए बी और सी, ठीक है ना, ये लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आप बिलोंग्स करेंगे जो ए बी सी सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेंगे, और सेकंड सेट जो हमारा जो है वो ए बी सी। यहाँ पर बड़े अच्छे से आप इस बात को जो है वो समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। इसी को आपको ध्यान रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर जो डेफिनेशन है, फाइनल डेफिनेशन हमारी ये बन गई है। ओके, ये यहाँ पर, तो ये तो बात हुई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की, और जिसका कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो कुछ मैं नोट यहाँ पर आप लोगों को लिखा दे रहा हूँ रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर 1, if A and B are null set, यानी A और B अगर आपका null set है यहाँ पर, ठीक है ना, then A क्रॉस B is a null set, ठीक है ना। क्या बात, सपोज दैट कि A में हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, 5 है, और B में कोई एलिमेंट्स हमारे लिखे हुए, सपोज दैट 1 2 ले लिया हमने यहाँ पर। अब अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर जरा, अब अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या होगा, ए में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारा, ठीक है ना, और इसका प्रोडक्ट 1, 2 के साथ अगर हम करते हैं तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये भी क्या होगा, हमारा 5 के इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो मल्टीप्लाई हमारा पॉसिबल ही नहीं, कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बनेगा, और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा तो ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ, इफ ए एंड बी आर नल सेट देन ए क्रॉस बी इज अ नल सेट, ठीक है ना। नंबर 2, इसी तरह से नंबर 2 की हम बात करते हैं यहाँ पर। नंबर 2 में क्या है, इफ ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोला, सपोज दैट ए कोई हमने सेट लिया 1 2 3 दैट, और बी हमने ले लिया यहाँ पे सपोज दैट ए कॉमा बी, ठीक है ना। इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं इनफाइनाइट सेट है हमारा यहाँ पर ए। अब अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर हम प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पर, तो ए 1 2 3 डैश क्रॉस ए कॉमा बी, ठीक है ना। अब 1 का प्रोडक्ट अगर हम ए के साथ करेंगे तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, 2 का करेंगे तो 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 3 का अगर हम करते हैं तो 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। अब आगे भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं आप। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो मैंने ऊपर वही लिखा हुआ है, देखिए आप जरा ध्यान से, कि अगर ए और बी, इफ ए और बी इज इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज अ इनफाइनाइट सेट। ओके, आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नंबर 3 हम बात करते हैं, 3 नंबर प्रॉपर्टी या नोट, जो भी आप कहें इसको। नोट हमारा क्या है, जरा समझें। इफ एन ए, यानी कोई भी सेट ए है जिसमें पी एलिमेंट है और एन बी, इसमें क्यू एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देयरफॉर एन ए क्रॉस बी इक्वल टू पी इंटू क्यू, ठीक है ना, यानी पी। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कैसे मैंने आपको बताया, चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हमने कोई सेट ए लिया 1, 2, 3, ओके, तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, और बी कोई भी हमने सेट लिया ए कॉमा बी, ठीक है ना, सॉरी ये वाला ब्रैकेट यूज होगा, ये वाला, ठीक है ना। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि एन बी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना,
प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी। तो ए हमारा 1 2 3 क्रॉस बी हमारा ए कॉमा बी। प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी और यहाँ पर 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। ओके, यहाँ पर ये हमारा सेट बन गया। अब काउंट करिए जरा कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखिए ऑर्डर्ड पेयर जो है इसको 1 काउंट करेंगे, ऐसा नहीं 1 और 2 कर लें आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन ए क्रॉस बी में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं वो कितने 6 एलिमेंट होंगे। अगर सिर्फ हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमें प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बड़ी आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हमें एन ए क्रॉस बी अगर फाइंड आउट करना है तो वी कैन राइट एन ए इंटू एन बी। ओके, और एन ए में हमारे 3 एलिमेंट्स थे, ऊपर से देखिए एन ए में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं और एन बी में 2 एलिमेंट्स हैं। तो कैलकुलेट करेंगे, देखिए 6, ये इसको वेरीफाई भी कर रहा है, ठीक है ना। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चंस में इसको आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो सारे ही है बट ये कई क्वेश्चन में इसका जो है वो यूज हो जाता है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है ना। ये भी यूज है इसका भी, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है ना। कोई भी 3 नंबर्स है उनको स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई भी 3 नंबर्स लिए ए बी सी और इस तरह के ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है आपका, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसको हम ऑर्डर्ड क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। और जैसे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स कर रहे हैं, ये कहाँ पर आपका इंट्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अगर हम 3 सेट्स का प्रोडक्ट करते हैं, सपोज दैट ए बी और सी, तो वहां पर जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में लिखे होंगे, ठीक है ना। ऑर्डर ट्रिपलेट यानी ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। सेट सी है यहाँ पर, ठीक है ना। ये ऑर्डर ट्रिपलेट है। अब देखिए इसको जरा हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पर। सपोज दैट मैंने कोई भी एक सेट लिया है, यहाँ पर कंसीडर किया सेट ए। ओके, ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं लेंगे यहाँ पर, 1,2 3, चलिए ये ले एग्जाम्पल समझिए। एंड फाइंड, ये लेट किया हमने यहाँ पर, और फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए क्रॉस ए, तो इसमें चाहे आप फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट करने के बाद फिर इसका प्रोडक्ट करें या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद फिर इसका प्रोडक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हम इसको कैसे लिख रहे हैं जरा देखिए जरा, ए क्रॉस ए हमारा क्या है 1 2 3, ये हमारा सेपरेट सेट है, इनटू यहाँ पर हमने 1 2 3 लिया और इनटू 1 2 3, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट आप पहले कर लीजिए। मैंने पहले ही बताया कि आप प्रोडक्ट चाहे इसका करें पहले या फिर इन दोनों का पहले कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट मोस्ट से लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 2 3 तो आपका चल रहा है, ये 1 2, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा सेट यहाँ पर ले लिया है क्योंकि 3 3 9 यही हो जाएंगे और 9 3 27, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं सिर्फ एक्सप्लेन ही करना है मुझे। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एलिमेंट्स थोड़े से कम ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो है ये 3 हटा देता हूँ यहाँ पर, ओके। और यहाँ से भी थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली आपको कॉन्सेप्ट ही समझना है इसका, ठीक है ना, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कम एलिमेंट्स कर दिए, नहीं तो काफी ज्यादा एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, 27 एलिमेंट्स हो जाएंगे।
और ऐसे क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर 4 यानी मैक्सिमम आपको 8 एलिमेंट्स बनेंगे, तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए चलिए ठीक है। ओके, यहाँ पर 1,2 क्रॉस 1,2 एंड क्रॉस 1,2। मैं पहले बाद वाले दोनों का पहले प्रोडक्ट कर ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1,1, और 1 का 2 के साथ करेंगे तो 1,2, और फिर 2 का 1 के साथ होगा तो 2,1, और 2 का 2 के साथ करेंगे तो 2,2। ओके, नेक्स्ट आपका बनता है यहाँ पर स्पेस। चलिए ठीक है, काम हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा स्पेस कम है। अब इसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान रखिए इस 1 का प्रोडक्ट जो है, ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है ना, इस 1 का जो प्रोडक्ट है इस वाले ऑर्डर पेयर के साथ होगा, तो ये वाला 1 ट्रिपलेट में लिखा जाएगा, और ये वाला जो 1 है, ध्यान रखिएगा ये पहले जो 1 लिखा हुआ है, इसको हम, ये पहले आएगा आपका लेफ्ट में है, और ये दोनों 1 आपके राइट में जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना, इसी तरह से फिर 1 का हम 1 और 2 के साथ करेंगे तो लेफ्ट में 1 हमारा लिखा हुआ है पहले जाएगा, और 1,2 बाद में आएगा। इसी तरह से 1 का 2 1 के साथ करेंगे तो लेफ्ट में जो 1 है वो पहले आएगा, और 2 1 हमारा बाद में होगा। इसी तरह से 1 का अगर हम 2 2 के साथ करेंगे तो 1 फिर 2,2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है ना, इसी तरह से 2 का अगर हम करते हैं तो 2 लेफ्ट में 2 1 1, फिर इसी तरह 2 सेकंड वाले ऑर्डर पेयर के साथ 1 2, 2 आपका पहले ही लिखना है। ठीक है ना, फिर 2 1 के साथ करेंगे तो 2,1, और इसी तरह से 2 पहले लिखा जाएगा, 2 2 के साथ होगा तो 2 2। और इसको चेक भी कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे बताने हो। ठीक है ना, स्पेस कम है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, एन ए क्रॉस ए, ये अगर फाइंड आउट करना तो हम इसको एन ए क्रॉस एन ए, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इनटू एन ए ये लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर एन ए बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि एन ए की जो वैल्यू हमारी है वो कितनी लिखी हुई है यहाँ पर, 2 2 और 2, ये क्या बन जाएगा हमारा 8। ठीक है ना, इसको भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हो तो उसको आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, और काउंट भी करिए। 1 चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर 1, ठीक है ना, 2, कर्सर की प्रॉब्लम आ रही है, चलिए 2, चलिए 2 3 4 5 6 7 8, ये आप लोगों ने आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये काउंट करके भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि 8 एलिमेंट्स होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको जो है वो समझ में आया होगा। ये बेसिक्स थे, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले आपको ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो पता होनी चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है ना, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आपकी ये लिखी हुई है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है क्या, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर होता है वो उसमें आपका फर्स्ट एंट्री जो होती है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करती है, और सेकंड एंट्री सेकंड सेट से। और सेकंड आपको जो है वो याद रखने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि सेकंड जो आपका, नहीं नहीं सेकंड नहीं, थर्ड आई थिंक होगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला मैंने कौन सा सेट लिखा है, शायद इरेज कर दिया, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इरेज कर दिया आई थिंक, कि अगर आपका कोई भी सेट है ए और बी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो आपका एन ए इंटू एन बी से फाइंड आउट करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी अगर चीजें अगर थोड़ा सा कम भी समझ में आई हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड करा दूंगा, और उसके बाद उसी वीडियो में आपसे रिलेशन, क्योंकि रिलेशन के बाद फंक्शन आता है, रिलेशन के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। थैंक यू।